बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सेकेंड ईयर एमसीक्यू सीरीज़ में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं, एक तो ये टॉपिक वाइज हैं, दूसरा जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं इस चैप्टर में से हमने उनको भी स्टडी करना है। और ये एम कैट और ई कैट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, चूँकि ये चैप्टर जो है ये काफ़ी लेंथी है और कंसेप्चुअल है। तो जो हमने स्टडी करना है वो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से लेके, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहाँ से लेके कैथोड रे ऑसिलोस्कोप तक जितने हमारे टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स और एम कैट ई कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो सारे के सारे हम स्टडी करेंगे। और जो रिमेनिंग टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो इस वीडियो का जो पार्ट 2 होगा उसमें उनको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 की डिटेल्ड एमसीक्यूज़ वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ 5 मीटर वायर कैरिंग अ करंट 2 एम्पेयर एट राइट एंगल टू फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, द फोर्स विल बी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है फील्ड। तो फील्ड इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, 0.5 के साथ यूनिट है टेस्ला। टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, लिहाजा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। तो एक 5 मीटर की वायर है, उसमें से 2 एम्पेयर करंट गुजर रहा है और उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है वो कितनी आएगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमने एमसीक्यूज़ को समझना है। अब इस एमसीक्यूज़ में जो टॉपिक है वो कौन सा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, F = ILB साइन ऑफ थीटा। लेंथ हमें दी गई है 5 मीटर, करंट हमें दिया गया 2 एम्पेयर और राइट एंगल हमें दिया गया। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। करंट की जगह आई की जगह 2 पुट किया, लेंथ की जगह 5, मैग्नेटिक फील्ड की जगह 0.5 और साइन ऑफ 90। साइन 90 होता है 1 और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 न्यूटन। यानी हमारी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यूज़ है, द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर। मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो किन की वजह से प्रोड्यूस होती है, चार्जेस इन मोशन। तो ये तो हम स्टडी कर रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है, चार्जेस के मूव करने को हम क्या कहते हैं, करंट। तो जब भी किसी वायर में से करंट गुजरेगा तो उसकी सराउंडिंग में क्या होता है, सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बन जाती हैं। तो पहली ऑप्शन हमारी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखें, चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट की हालत में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उनकी क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी सराउंडिंग में, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो सेकंड ऑप्शन हमारी रॉन्ग है। बोथ ए एंड बी, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, फर्स्ट ऑप्शन, चार्जेस इन मोशन। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट की वजह से या इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से या एक परमानेंट मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होती है। इन तीनों के अलावा किसी भी मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। एक कौन सा आएगा, करंट, दूसरा परमानेंट मैग्नेट और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर चार्जेस इन मोशन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज सेट अप ड्यू टू। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से बनती है, मोशन ऑफ मैग्नेट, एक मैग्नेट के मूव करने की वजह से, मोशन ऑफ चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल ऑफ दिस। तो मोशन ऑफ मैग्नेट को देखें, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे वो ना मूव कर रहा। तो मोशन ऑफ मैग्नेट यानी इसका मतलब ये होगा कि जब मैग्नेट मूव करेगा तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये ऑप्शन जो है ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल, लेकिन ये गलत है। मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, चाहे वो मूव करे चाहे वो मूव ना करे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मोशन ऑफ मैग्नेट, तो मोशन ऑफ मैग्नेट जो है ये कंडीशन रॉन्ग है। मोशन ऑफ चार्ज, तो चार्जेस की मोशन का मैंने आपको बताया। मोशन ऑफ चार्ज यानी जब चार्ज मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की वजह से क्या होता है, किसी भी वायर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारी करेक्ट है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक कहते हैं रुका हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कोई भी चार्ज है वो रुका हुआ है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तो इसकी हमने अभी बात की थी कि जब भी कोई चार्ज रुका हो तो उसकी सिर्फ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। ऑल ऑफ दीज भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी? मोशन ऑफ चार्ज। अ करंट कैरिंग वायर इज सराउंडेड बाय, एक करंट कैरिंग वायर है, उसके सराउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उस वायर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो पहली ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली करेक्ट नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड ओनली ये वाली करेक्ट है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये करेक्ट नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड ये भी करेक्ट नहीं है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? मैग्नेटिक फील्ड ओनली। द मैग्नेटिक इफेक्ट नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसके बारे में हमें बताया था हैंस और स्टेड ने। लास्ट ऑप्शन। इफ़ अ करंट इज़ पासिंग थ्रू अ वायर, अगर किसी वायर में से करंट पास हो रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स नियर इट आर, तो उसके नज़दीक जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, यहाँ से आपने ऑटोमेटिक समझ जाना है कौन सी लाइंस होंगी? मैग्नेटिक लाइंस। तो उनकी शेप कैसी होगी? पैरेलल टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर, इंक्लाइन टू द वायर, इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पर जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसकी सराउंडिंग में सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, और वो जितने भी सर्कल हम ड्रा करते हैं उनका सेंटर हमेशा सेम रहता है, यानी कि वो वायर की अपनी जो उसकी सरफेस बन रही होती है उसका मिडल। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं ऐसे सर्कल जिनका सेंट्रल पॉइंट एक ही हो, उनका सिर्फ रेडियस डिफरेंट हो। जो सर्कल वायर के बिल्कुल नज़दीक होगा उसका रेडियस कम है, जो थोड़ा सा फैला हुआ है उसका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन उन सब के सेंटर क्या है? वो सेम एक ही जगह पर, वो उस वायर में उसका सेंटर मौजूद है। तो इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय, तो एक वायर में से करंट गुजर रहा हो तो उस करंट के गुजरने की वजह से जो उसके सराउंडिंग में सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? राइट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, करंट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आएगा करंट। हमने राइट हैंड रूल से देखा कि अगर करंट जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस तो बनेगी सेम, सर्कुलर शेप उनकी सेम बनेगी, लेकिन वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस मूव करेंगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम देखते हैं करंट के लिहाज से। हम अपने हाथ का जो अंगूठा है उसे रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो हमारी जो उंगलियां हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल होती हैं मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। सर्कल सेम बनते हैं, करंट जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, लेकिन सर्कल्स की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस की वो डिपेंड कर रही होती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। टू लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, कैन क्रॉस ईच अदर, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, नन ऑफ दिस। तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैग्नेट है जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। हर एक मैग्नेटिक लाइन अपना अपना उसका एक पैटर्न है, वो कभी भी दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो यहाँ पर आएगा कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसी तरह जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं किसी भी मैग्नेट की वो भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, वो अपने अपने पैटर्न के ऊपर चलती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी भी एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा हो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला देखें कि जब भी एक वायर में से करंट गुजर रहा हो और उसे बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं तो जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है उसका फार्मूला होता है F=ILB साइन ऑफ थीटा। तो जो जो वैल्यूज़ इस फार्मूला में आ रही हैं सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंस है, जो इस फार्मूला में नहीं है उनके ऊपर फोर्स की डिपेंडेंस नहीं है। तो देखें थिकनेस ऑफ द कंडक्टर ये भी हमारे फार्मूला में नहीं है,
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ये भी फार्मूला में नहीं है। डिस्टेंस फ्राम द कंडक्टर ये भी फार्मूला में नहीं है। यहाँ पर जो एल यूज़ हो रहा है फार्मूला में वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, तो हमारे फार्मूला में करंट मौजूद है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर के। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स, तो किसी भी वायर में से करंट गुजर रहा हो तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट है। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़, ये देखें दोबारा से एमसीक्यूज आया है लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। करंट लूप कहते हैं ऐसी वायर जिसमें से करंट गुजर रहा हो। तो ये तो हमने पढ़ा कि जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो ऑप्शन 1 हमारी करेक्ट है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ये कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला केस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरी इनकरेक्ट है। एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल एंड आइसोलेटेड साउथ पोल, तो ये दोनों भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन अ करंट लूप करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है, वेक्टर है, बोथ है एंड बी या नन ऑफ दीज। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखें किसी भी एक मैग्नेट की वजह से, तो वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और वो साउथ में जाके ख़त्म हो जाती है। या अगर हम उसका फार्मूला देखें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो F=I/L/B साइन ऑफ थीटा, वहाँ से भी हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। When a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, it experiences a force which is given by, जब भी हम एक वायर को जिसमें से करंट गुजर रहा होता है उसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखते हैं, तो उसको जो फोर्स अप्लाई होती है F=I/L×B, फर्स्ट ऑप्शन। A current carrying straight conductor is placed in a magnetic field parallel to it. The force experienced by the conductor is, एक सीधा सा कंडक्टर है उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने रखी हुई है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर को जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होगी वो हमने निकालनी है। तो फार्मूला हम देखते हैं, फार्मूला क्या है? F=I/L/B साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे एंगल हम कैसे निकालेंगे? हमें बताया गया पैरेलल, यानी जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कंडक्टर को हमने रखा हुआ है, तो एंगल दोनों में कितना आएगा? 0। साइन 0 हम जब पुट करते हैं तो वो वैल्यू देता है 0, तो फोर्स एंड पे कितनी आएगी? 0 न्यूटन। यानी जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल किसी वायर को रखते हैं, उसमें से करंट गुजरे या ना गुजरे, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होती। 0 करेक्ट ऑप्शन है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अब उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, लेकिन वो कितने एंगल पे? 90 के एंगल पे। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इज़, तो अब जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी, दोबारा से वही फार्मूला यूज़ करेंगे F=I/L/B साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर देखें बताएगा राइट एंगल या परपेंडिकुलर, दोनों का एक ही मतलब होता है, तो ये आता है 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, यानी जितना करंट है, जितनी कंडक्टर की लेंथ है और जितनी मैग्नेटिक फील्ड है, सब की सब वैल्यू जिसमें शामिल होंगी, तो कितनी फोर्स होगी? मैक्सिमम फोर्स। अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक्सपीरियंसिस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रही होती है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक बैरूनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड, तो ये हमने अभी देखा कि जब भी हम किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में 90 के एंगल पे रखते हैं, यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है। सेकंड ऑप्शन। टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो वायर्स हैं और दोनों में जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी, या एक दूसरे के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जैसा कि फिगर में नज़र आ रहा है, दो वायर्स, उन दोनों में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों वायर्स की जो अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी कि दोनों वायर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी रिपेल ईच अदर, वायर्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगी। टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों वायर्स हों, पैरेलल हों और वो सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रही हों, तो यहाँ से देखें फिर आपके सामने फिगर मौजूद है। ये हमने टॉपिक्स जब स्टडी किए वहाँ पर हमने डिटेल से इसको स्टडी किया हुआ है, तो आप उनको भी रिकॉल कर सकते हैं, थ्योरी को दोबारा से देख सकते हैं कि जब वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा हो दो वायर्स में, तो उनके जो इन बिटवीन फील्ड बनती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा दो वायर्स में, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। सेकंड ऑप्शन, इफ़ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ हाल्व्ड द मैग्नेटिक फोर्स वुड बिकम, अगर एक वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है और उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जो करंट उस वायर में से पास हो रहा है अगर हम उसको हाफ़ कर दें तो मैग्नेटिक फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये हमारा टॉपिक है करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है उसका फार्मूला है F=IL क्रॉस B या F=ILB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर साइन ऑफ थीटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमें उसने कुछ बताया हुआ है, तो इसको वैसे का वैसे ही रहने दें, या θ=90 भी पुट कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है। हमें उसने करंट का पूछा हुआ है, तो करंट की वैल्यू वो कहता है कि करंट को हाफ़ कर दें, तो नया करंट हम लिख सकते हैं I' ओरिजिनल करंट को हाफ़ किया तो I/2 आ गया। तो जो नई फोर्स बनेगी उसे F' से लिख लें, F' इक्वल आएगी I'LB साइन ऑफ थीटा, और I' की जगह I/2 की वैल्यू पुट की, यहाँ से 1/2 को सेपरेट किया तो ये आ जाएगा 1/2 ILB साइन ऑफ थीटा। अब ये जो ILB साइन ऑफ थीटा है ये हमारा ओरिजिनल जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है ये उसके इक्वल आ जाएगा। तो जो न्यू फोर्स आएगी जब करंट को हाफ़ करते हैं तो वो ओरिजिनल फोर्स को हाफ़ कर देती है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द रीडर इनटू द पेज इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, अगर हमने बुक पे या पेज पे या किसी भी जगह पर हमने ये शो करना हो कि करंट या वोल्टेज या कोई भी चीज़ वो पेज से इनवर्ड यानी कि हमसे दूर की तरफ जा रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्रॉस की सिंबल यूज़ करते हैं। अब इसे याद करने का आसान तरीका है, जैसे एरो होता है, एरो की दो साइड्स हैं, अगर एरो हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक चीज़ हमारी तरफ आ रही है, एरो का जो फ्रंट है वो भी एक डॉट की शक्ल में नज़र आ रहा होता है। इसी तरह अगर हम एरो किसी दूसरे की तरफ फेंकते हैं तो एरो की जो बैक साइड होती है वहाँ पर क्रॉस बने होते हैं, तो जब एरो हमसे दूर जा रहा होगा तो हमें क्या नज़र आएंगे, क्रॉस। इसी तरह से हम जब भी पेज के ऊपर किसी चीज़ को शो करना हो कि वो इनवर्ड है, वो पेज के अंदर की तरफ जा रही है, तो उसे हम डॉट क्रॉस की सिंबल्स लगाकर शो कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन, अ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द रीडर, अब अगर करंट फ़र्ज़ करें हमारी तरफ आ रहा है यानी पेज से ऊपर बाहर की जानिब या आउट ऑफ द पेज इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, तो ये मैंने आपको अभी बात बताई, जैसे एरो है वो अगर हमारी तरफ आ रहा हो तो हमें उसकी फ्रंट सिर्फ डॉट नज़र आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी आएगी, फर्स्ट डॉट। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज़, मैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड, अब जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसके तीन नाम हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो सिंपल फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंट चीज़ है। मैग्नेटिक पोल, ये मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, ये भी हमारे काम का नहीं है। ऑल ऑफ दीज, ये भी हमारा रेलिवेंट नहीं है, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू, अब अगर हमने टेस्ला को डिफ़ाइन करना है, उसके यूनिट्स बताने हैं, तो टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक इंडक्शन का या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तीनों का यूनिट जो है वो टेस्ला ही है। तो टेस्ला को डिफ़ाइन करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं F=IL B साइन ऑफ थीटा, वहाँ से B को सेपरेट करें वो आ जाएगा F/IL साइन ऑफ थीटा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, करंट का होता है एम्पेयर और लेंथ का होता है मीटर। साइन ऑफ थीटा एंगल्स हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। लास्ट ऑप्शन 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू,
अब देखें दोबारा से MCQs है, लेकिन नीचे ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, वेबर। वेबर होता है फ्लक्स का यूनिट। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले में अगर हम देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है B डॉट ए। यहाँ से B को अगर हम सिर्फ सेपरेट करें, डॉट को हम इग्नोर कर दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो B इक्वल आ जाएगा फाई ओवर ए के। ए जो है ये एरिया है, जो ऊपर फाई है फ्लक्स, उसका यूनिट होता है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर के इक्वल, और जो एरिया है, एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर के इक्वल आता है, तो ये आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन। द रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला इज़ गिवन बाय। गॉस और टेस्ला के दरमियान जो रिलेशन है, तो इसको याद रखें, एक टेस्ला इक्वल होता है 10⁴ गॉस की। इसको आपने याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो 1 गॉस के लिहाज से हैं, तो आप 1 गॉस को सेपरेट करें, 10⁴ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1/10⁴ टेस्ला, या इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁴ टेस्ला। लास्ट ऑप्शन। A 5 meter wire carrying a current of 2 ampere is at right angle to the uniform magnetic field of 0.5 Weber per meter square. The force on the wire is। अब इस टॉपिक में एक 5 मीटर की वायर है, उसमें से 2 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, और उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू 0.5 है उसमें से गुजारा है। तो जो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसको हमने फाइंड आउट करना है। ये अगर आप MCQs देखें तो ये रेपिटेशन में है। रेपिटेशन में कैसे है, हमने जो फर्स्ट MCQs किए थे वहाँ पर सेम यही MCQs था, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट थे वो थे 0.5 टेस्ला। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हैं वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको यूनिट्स ठीक तरह से आते होंगे तभी आप MCQs को ठीक तरह से कर सकते हैं। बाकी इसका सलूशन जो है वो प्रीवियस MCQs की तरह ही है, तो इसे मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। इफ़ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएं, एंड पाम और जो हथेली है शोज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो हमें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताए, तो हमारा जो अंगूठा है वो किस सिमत में हमें शो करेगा, वो हमें शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट की शक्ल में। ये टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें जो कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, उस फोर्स को निकालने के लिए जो राइट हैंड रूल यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे दाएं हाथ की उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हों और हमारी जो हाथ की हथेली है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो जो हमारे हाथ का अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में होगा। थर्ड ऑप्शन। If 0.5 Tesla field over an area of 2 meter square which lies at an angle of 60 degree with field, then the resultant flux will be। 0.5 टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है और एंगल हमें 60 दिया गया है, तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल्स टू B डॉट ए, या इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू BA कॉज ऑफ थीटा। B भी गिवन है, ए भी गिवन है, और कॉज ऑफ थीटा, थीटा हमें गिवन है 60। कॉज 60 की वैल्यू पुट करेंगे वो होती है 0.5, और बाकी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 वेबर। ये जो टेस्ला हैं, टेस्ला सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। टेस्ला यूनिट होते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तीनों एक ही चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ टेस्ला कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। हमारा असल ऑप्शन कौन सी होगी, 0.50 वेबर। वेबर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर। किसी भी वायर में से जो करंट गुजरता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारी डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किसी भी एरिया में से जब गुजरती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मैथमेटिकली इज़ डिफाइंड एज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल्स टू B डॉट ए। फर्स्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन। अब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम ये देखते हैं
कि इसके फार्मूला में जो एंगल्स आ रहे हैं फाई इक्वल होता है बी डॉट ए या बी ए कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमम है वहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू जहाँ पर मिनिमम है वहाँ पर फ्लक्स भी क्या आएगा, मिनिमम। हमने बताना है मैक्सिमम। कॉज थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब थीटा कितना आ रहा हो 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला में 0 पुट करेंगे, बी ए कॉज ऑफ 0 तो ये आ जाएगा बी ए इंटू 1 या सिंपल आ जाएगा बी ए यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में डिफरेंट लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ एरिया। अब इस प्लेन वाले कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर एक तो हमने किया फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए बी ए कॉज ऑफ थीटा, एंगल को देखा। वो एंगल क्या होता है, वो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल आ रहा है, ठीक है, जिस तरफ उसकी डायरेक्शन बन रही है। लेकिन यहाँ पर उसने बात की है प्लेन ऑफ एरिया। प्लेन ऑफ एरिया से मुराद होती है कि जिस सूरत हाल में, जिन डायमेंशंस में हमने उस बॉडी को जिसमें से मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है उसको हमने रखा हुआ है। बॉडी को हमने रखा हुआ है, उसकी जो डायमेंशंस हैं, लेंथ है या विड्थ है, उसको हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। लाइंस अगर आ रही हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो हमने बॉडी को रखा हुआ है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और वेक्टर एरिया का आपस में एंगल 0 डिग्री है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो प्लेन ऑफ एरिया यानी जो एरिया हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो लेंथ या विड्थ है उनका आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये दो तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं। एक एमसीक्यूज़ आता है कि मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बताएं जब एंगल इतना, जब परपेंडिकुलर हो या जब वो क्या हो आपस में पैरेलल, या आता है वो प्लेन एरिया की बात करता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान से इसको करना है, आपने मिक्स नहीं करना। वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो आपस में जब 0 के एंगल पे होती हैं उस वक़्त जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और जो प्लेन ऑफ द एरिया है, यानी जिस सूरत हाल में हमने उस बॉडी को जिसका एरिया हम नोट कर रहे हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखा हुआ है, उन दोनों का आपस में एंगल कितना बन रहा होता है, एक किस्म का 90 डिग्री। यानी उन दोनों को हम एक किस्म का परपेंडिकुलर पे रखते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और वेक्टर एरिया का आपस में एंगल कितना बन रहा होता है उस टाइम, 0। तो ये दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया, अगर उसके लिहाज से पूछे तो वो एंगल 0 है। लेकिन अगर हम ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्लेन ऑफ द एरिया यानी जिस सूरत हाल में हमने उस बॉडी को रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर वो एक्स एक्सिस की जानिब है तो वो जो प्लेन ऑफ द एरिया है वो किधर है, वाई एक्सिस की जानिब। और एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल या परपेंडिकुलर। तो हमारी ऑप्शन कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, फर्स्ट ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसे यूनिट बताना है तो एक यूनिट तो हमने अभी देखा उसका यूनिट होता है वेबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने वेबर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर उसने दूसरे यूनिट्स देकर हमसे पूछा हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर फार्मूला देखें, फ्लक्स का फार्मूला है फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी की जगह हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं F/IL, और एरिया को वैसे का वैसे ही लिख लें। फोर्स की जगह न्यूटन लिखेंगे, करंट की जगह एम्पेयर, लेंथ की जगह मीटर, और ऊपर जो एरिया है वो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इस सब को जब हल करेंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। वेबर इज़ द यूनिट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक जैसे एमसीक्यूज़ बार बार आए हुए हैं। तो ये एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं बेसिकली जो प्रीवियस बोर्ड में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, डिफरेंट बोर्ड्स में जो एमसीक्यूज़ आए हुए थे वहाँ से मैंने उठा के यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि बार बार मैंने एक ही चीज़ को आपस में चेंज किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। मैंने प्रीवियस बोर्ड एमसीक्यूज़ उन्हीं को लेकर आपके लिए चैप्टर सारे का सारा तरतीब दिया है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और साथ साथ आपके पेपर की तैयारी भी अच्छी सी हो जाए। तो वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी मैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक नाम है। तो वेबर जो है वो किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है, थर्ड ऑप्शन।
द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज़। अब ये डेंसिटी कौन सी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसके लिए हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। यहाँ से बी को अगर हम निकालें तो वो इक्वल हो जाता है फाई ओवर ए। ये जो फाई ओवर ए है इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब जो फाई है, फाई का यूनिट हम यूज़ करते हैं वेबर, और एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर का स्क्वायर। वेबर जो है ये इक्वल होता है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ओवर भी मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पीछे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ टेस्ला। लेकिन यहाँ पर टेस्ला नहीं है, यहाँ पर न्यूटन, एम्पेयर और मीटर के लिहाज से। तो हमने अभी कुछ देर पहले टेस्ला को डिफाइन किया, वो टेस्ला किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। सेकंड ऑप्शन। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज़ आल्सो गिवन बाय। अब फ्लक्स डेंसिटी का जो दूसरा यूनिट है वो क्या है, ये हम पहले कर चुके, ये दोबारा से है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। अब ये देखें, हमने कुछ देर पहले एक एमसीक्यूज़ किया, वहाँ पर डिफरेंट मेथड से उसने हमसे एक एमसीक्यूज़ पूछा हुआ था। यहाँ पर सिर्फ वो कहता है कि मैक्सिमम कब होगा, और नीचे सिर्फ उसने एंगल्स दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए, और ये आ जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल। और कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमम आती है तो फ्लक्स हमारा मैक्सिमम आएगा। कॉज ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है 0 डिग्री पे, तो हम कॉज की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। यानी जब एंगल कितना हो 0 डिग्री, तो उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। A 0.50 Tesla field over an area of 2 meter square which lies at an angle of 30 degree to the field, the magnetic flux is। अब देखें, हमें मैग्नेटिक फील्ड दी गई, हमें एरिया दिया गया और हमें एंगल भी दिया गया। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, तो फाई इक्वल होता है बी डॉट ए या बी ए कॉज ऑफ थीटा के। बी भी गिवन है, ए भी गिवन है। कॉज ऑफ 30 होता है 0.866, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.86, और यूनिट हमारे कौन से, वेबर। सेकंड ऑप्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड। ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है फ्लक्स डेंसिटी, तो सेकंड ऑप्शन। बाकी सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये जो है ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो सेकंड ऑप्शन फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की ये डेफिनेशन है। एम्पेयर्स लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट। अब एम्पेयर्स लॉ को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड ऑप्शन। एम्पेरियन पाथ इज़ डैश पाथ। एम्पेरियन पाथ जो है वो क्लोज्ड पाथ होता है। सेकंड ऑप्शन। इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज़। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज़। मैग्नेटिक परमेबिलिटी या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दोनों के यूनिट सेम ही है। अब यूनिट हम कैसे निकालेंगे, हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो रिलेशन है, जिसे एम्पेयर्स लॉ भी कहते हैं, बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर जो म्यू नॉट है यही मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाता है। इसको सेपरेट करें तो यह आ जाएगा बी डॉट डेल्टा एल ओवर आई। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पर यूनिट बताने हैं। तो बी जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं। डेल्टा एल ये लेंथ है, ये मीटर के इक्वल होती है, और जो आई है ये करंट है, ये एम्पेयर के इक्वल आ गया। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट क्या आएगा, वेबर पर एम्पेयर मीटर। थर्ड ऑप्शन आ जाएगी। अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड। इस वायर को हम क्या नाम देते हैं, सोलेनाइड का नाम देते हैं, जिसमें हम वायर को टाइटली लपेट देते हैं सर्कल्स की शेप में, वो सोलेनाइड कहलाती है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड इज़। अब जब मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा जब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जब हम सोलेनाइड को करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी एक साइड नॉर्थ बन जाती है, एक साइड उसकी साउथ बन जाती है। उसके जो इन बिटवीन जो सोलेनाइड के अंदर वाली सरफेस है वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप में होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है वो यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन है यूनिफॉर्म, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए उसकी जो मेन कोर है, जो उसकी मेन सरफेस है, उसको बनाने के लिए जो सबसे अच्छा मटेरियल है वो है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इसको करंट प्रोवाइड करते हैं तो इसकी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ये आसानी से हो जाती है। जो स्टील है ये हार्ड मटेरियल कहलाता है, तो इसकी मैग्नेटाइजेशन भी टाइम लेकर होती है और डीमैग्नेटाइजेशन भी जो है ये टाइमली प्रोसेस है। तो जो सॉफ्ट आयरन है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, ऐसा मैग्नेट या कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम करंट दें तो करंट की वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करना शुरू कर दे, और जो सॉफ्ट आयरन है ये आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करना शुरू कर देता है। तो थर्ड ऑप्शन सॉफ्ट आयरन। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय। हम किसी भी वायर जिसमें से करंट गुजर रहा हो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको डिटरमिन करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। जो गॉसेस लॉ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब है, फैराडे लॉ जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मतलब है, कूलम लॉ ये चार्जेस के मतलब है। तो कौन सा बचता है, एम्पेयर्स लॉ। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय B इक्वल्स टू 4I + 18J। हाउ मच फ्लक्स पासिस थ्रू अ 5K मीटर स्क्वायर एरिया लूप इन दिस रीजन इफ़ द लूप लाइज फ्लैट इन द XY प्लेन। अब हमने फाइंड आउट करना है फ्लक्स, तो फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, हम बी की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे। तो बी है 4I + 18J और ए है 5K। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पर देखें एंगल हमारे काम का नहीं है, हमने डॉट को ही लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई वाले को वाई के साथ, जी वाली वैल्यूज़ को जी वाली वैल्यूज़ के साथ, यानी आई और आई, जे और के को आपस में। बी में आई है, ए वाले में आई नहीं है, वहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, तो 4 × 0 प्लस। इसी तरह बी वाले में 18 है, ए वाले में ज़ीरो है, वहाँ पर जे की वैल्यू नहीं है तो वो ज़ीरो आ जाएगी। इसी तरह जो थर्ड वैल्यू है, बी वाली वैल्यू में के वाली वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर ज़ीरो, और जो दूसरी वैल्यू है ए में के वाली वैल्यू है तो वहाँ पर 5। अब तीनों को जब आपस में हल करेंगे तो तीनों में ज़ीरो आ रहा है, तो एंड पे फ्लक्स कितना आएगा, ज़ीरो, यानी कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड विद n टर्न्स कैरिंग अ करंट I इज़ गिवन बाय। अब जो सोलेनोइड जिसमें से करंट पास हो रहा है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका फार्मूला होता है B इक्वल्स टू μ0 NI। ये जो n है ये स्मॉल n हम यूज़ करते हैं, जैसे थर्ड में लिखा हुआ है, तो स्मॉल n होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल। ये जो कैपिटल N है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, कैपिटल N होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स, जबकि जो फार्मूला में यूज़ होता है फाइनल फार्मूला में वो होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N/L। उसके लिए हम सिर्फ स्मॉल n यूज़ करते हैं, तो B इक्वल्स टू μ0 NI, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड ड्यू टू करंट इज़। अब सोलेनोइड को जब हम करंट देते हैं उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इनर सरफेस जो उसकी होती है वहाँ पर होती है यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग, जबकि बाहर जो सरफेस है वहाँ पर ज़ीरो नहीं होती, वहाँ पर इंतहाई कमज़ोर होती है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, लास्ट, वीक। व्हेन करंट पासिस थ्रू अ सोलेनोइड कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ। तो जब भी हम एक सोलेनोइड को करंट देते हैं तो करंट देने से क्या होता है, एक साइड उसकी नॉर्थ बन जाती है, एक साइड उसकी साउथ बन जाती है। तो जब मैग्नेट सिंपल जिसकी दो साइड्स हो, एक नॉर्थ और एक साउथ, उसे हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट, सेकंड ऑप्शन। इफ़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स बिकम डबल, अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल कर दें बट लेंथ रिमेन सेम, और लेंथ को सेम रखें, देन मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड बिकम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड की उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करें, उसको लिखें n', वो कितना हो जाएगा 2n के। हमने मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B इक्वल्स टू μ0 NI। ये जो स्मॉल n है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हम जो न्यू नंबर ऑफ़ टर्न्स ले रहे हैं उसके लिए B का भी प्राइम लिख लें, n को भी प्राइम लिख लें। n प्राइम की जगह आप 2n पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 को बाहर ले जाएं, बाकी वैल्यूज़ जो है वो μ0 N/L × I
एन ओवर एल को आप सिंपली एन लिख सकते हैं स्मॉल एन के साथ, तो ये आ जाता है बी प्राइम इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट एन आई। ये जो म्यू नॉट एन आई है ये ओरिजिनल जो सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वही आ जाएगा। तो जब भी हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें उस वक्त क्या होता है कि जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 2 गुना हो जाएगी, डबल। थर्ड ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट डिस्टेंस आर इज। किसी भी वायर में से करंट गुजर रहा है तो उसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करते हैं। उसका फार्मूला होता है बीटा डेल्टा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने सारे का सारा हल करना है। तो जो डेल्टा एल है ये लेंथ है। लेंथ क्या, वो जो सर्कुलर एक शेप बनती है, सर्कुलर हम पाथ एक लेते हैं, उसमें जो छोटे छोटे हम पैचेस लेते हैं उसको आप डेल्टा एल का नाम देते हैं। अगर हमें पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, पूरे सर्कल की लेंथ, तो सर्कल की लेंथ कहलाती है सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर के इक्वल। यहाँ से अगर आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड बी को सेपरेट करें, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, फर्स्ट ऑप्शन। अब इसमें हमने किया क्या, हमने एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है, करंट गुजरने से उसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो किसी एक सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है सर्कुलर, उसको हमने फाइंड आउट किया। वो किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड अ सोलेनॉइड इज कॉल्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ये कहलाती है एनर्जी डेंसिटी। इन करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड की, उसका इन्हिसार किसके ऊपर नहीं होता, द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। अब उसका फार्मूला अगर हम देखें तो होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब इस फार्मूला में रेडियस नहीं है, तो एक तो रेडियस पे उसका इन्हिसार नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो जो हमने स्मॉल एन यूज़ किया हुआ है, स्मॉल एन जो है ये यूज़ होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए। तो सेकंड जो है इस पर डिपेंड है करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, करंट के ऊपर भी डिपेंडेंस है क्योंकि फार्मूला में वो आ रही है। ऑल ऑफ अबव ये नहीं होगा क्योंकि हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इन्हिसार नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। When a particle of charge q and mass m enters a region of constant magnetic induction traveling with the velocity perpendicular to the direction of field, it describes a circular orbit of radius. अब ये जो MCQs है ये हमारा MCQs रिलेटेड है डिटर्मिनेशन ऑफ E by m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब भी हमें किसी एक चार्ज को, जिस पे चार्ज q है, उसका मास m है, उसकी कोई भी वेलोसिटी v है, उसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको मूव करवाते हैं, उसको लेके जाते हैं, तो एक सर्कुलर शेप में मूव करना शुरू कर देता है। तो उस सर्कुलर शेप का रेडियस अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई बाई एम का रिलेशन यूज़ करते हैं। ई बाई एम का रिलेशन होता है वी ओवर बी आर के। यहाँ पर जो आर है ये रेडियस शो कर रहा है कि जितना उसका सर्कुलर मूव करते हुए रेडियस उसका बनेगा उस चार्ज का। तो यहाँ से आर को सेपरेट करेंगे तो आर इक्वल आएगा वी एम ओवर बी ई, या इसको रीअरेंज कर लें तो ये आ जाता है एम वी ओवर क्यू बी, थर्ड ऑप्शन। The force experienced by a single charge carrier moving with velocity v in a magnetic field of strength p is given by। तो जब भी कोई एक सिंगल चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है उसका फार्मूला है q इंटू वी क्रॉस बी, सेकेंड ऑप्शन। If an electron enters in a region of perpendicular magnetic field with a velocity v, it will experience a force which is given by। तो जब भी चार्ज की बात करें, चार्ज के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो वो होती है एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और अगर वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, ई को हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ई वी बी। अब चूँकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थी तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एंगल कितना आएगा 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए साइन 90 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, या साइन थीटा यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ ई वी और बी। साइन 90 जो है वो 1 में शिफ्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज़ मैक्सिमम इफ़ इट मूव्स। अगर एक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में
तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब अप्लाई होगी। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उसका फार्मूला देखें मैग्नेटिक फोर्स का, वो फार्मूला है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा या F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये फोर्स मैक्सिमम कब आएगी, जब साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम आएगा। साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम आता है जब थीटा की वैल्यू हो 90। तो जब थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 हो जाएगा 1 और सिर्फ रह जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी। और ऑप्शंस के लिहाज से क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस सिमत में वो चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड उससे 90 के एंगल पर अप्लाई हो रही है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अ चार्ज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। जिस सिमत में मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम उसी सिमत में चार्ज को मूव करवाते हैं तो उस वक़्त कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो इस केस में क्या होगा, जिस तरफ चार्ज मूव कर रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों का आपस में एंगल कितना है, 0। और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या होगा, साइन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू होती है 0, यानी उस वक़्त कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। अगर आप एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की ही सिमत में मूव करवाते हैं, चार्ज बेशक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती, वो सिंपल अपनी लाइन में मूव करता रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज़ 0 व्हेन चार्ज पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड एट। तो ये देखें पिछले MCQs को ही दोबारा से उसने पूछा है, लेकिन वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमने अभी देखा कि जब आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की ही सिमत में मूव करवाते हैं तो उस वक़्त उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, तो उसमें एंगल कितना था, 0 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज़ मैक्सिमम व्हेन चार्ज पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड एट। अब ये भी देखें डिफरेंट बोर्ड के पेपर में से मैंने MCQs लिया है, वहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एंगल अब कितना आएगा, 90। हमने मैक्सिमम फोर्स के बारे में बताना है, तो मैक्सिमम फोर्स के केस में थीटा कितना आता है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर वाला केस है। ये भी हमने कुछ देर पहले MCQs किया है, तो 90 डिग्री आ जाएगा। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड व्हेन अ न्यूट्रॉन इज़ प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। अब देखें न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो जब चार्ज ही नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0। तो जो फार्मूला है F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो जो पहली ऑप्शन है इसी के लिहाज से अगर हम देखें तो क्यू की जगह जब 0 होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो न्यूट्रॉन चूँकि चार्ज लेस है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती। The force F in this equation, F equals to F electric plus F magnetic is called, sum of electric and magnetic forces is called Lorentz force। ये Lorentz force की definition है, थर्ड ऑप्शन। When a charge particle moves through a magnetic field, जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है, the effect of the field changes the particles। जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल है उसे हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो इसको याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ क्या करती है, वो डायरेक्शन को चेंज करती है, ना ही वो स्पीड को कम ज़्यादा करेगी पार्टिकल के, ना ही उसकी कोई एनर्जी वो कम ज़्यादा करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज करेगी और उसको मूव करवाएगी, सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाना शुरू कर देती है। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो रास्ता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, बाकी किसी चीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड। इनमें से कौन सा पार्टिकल है अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफ्लेक्ट कहते हैं अपने रास्ते से हट जाना, तो वो अपने रास्ते से ना हटे। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन चार्जेस होते हैं, मतलब 2 इस पर चार्जेस मौजूद होते हैं। बीटा पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम है। इलेक्ट्रॉन ये भी सिंपल इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये भी चार्ज मौजूद है इसके ऊपर। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन चार्ज लेस है, तो जिस पे कोई चार्ज नहीं है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई इफ़ेक्ट
नहीं आता। तो ये भी देखें न्यूट्रॉन है, स्टेटमेंट चेंज है, लेकिन ऑप्शन आंसर उसका वही है न्यूट्रॉन, लास्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फोर्स इज़ सिंपली आर, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, वो एक पार्टिकल को उसके रास्ते से हटाती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, तो इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स इन, जब भी एक चार्ज पार्टिकल को आप एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं, जैसे हमने E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक में पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि वो चार्ज पार्टिकल अपने सीधी मोशन करने की बजाय वो सर्कुलर शेप में मोशन करना शुरू कर देता है, वो सर्कल बनाना शुरू कर देता है। तो कौन सा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ। मैग्नेटिक फोर्स परफॉर्म्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करती, सेकंड ऑप्शन W=0। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को चेंज करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। इसके अलावा ये कोई भी वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं करती। An electron travels from left to right in the plane of a paper in a magnetic field perpendicular to it and directed into the paper, it is deflected। यहाँ पर अगर हम रिकॉल करें E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक, उसमें क्या था? लेफ़्ट से राइट की जानब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है और रास्ते में क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड जानब है, यानी इनटू द पेज है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सिमत में मूव करना शुरू कर देता है? वो सर्कुलर शेप में मूव करना शुरू कर देगा। और वो किस जानब मूव करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर लेफ़्ट से राइट की जानब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की जानब मूव करना शुरू कर देता है। और इसको हम निकालते कैसे हैं? F=Q × V वाले फार्मूला से, डाउनवर्ड डायरेक्शन। A proton travels from left to right in the plane of a paper in a magnetic field perpendicular to it and directed into the paper, it is deflected। अब देखिए ये वाला MCQs जो है ये सिर्फ उसने इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिखा है, बाकी सारी स्टेटमेंट वही है। तो जब एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में उसके इलेक्ट्रॉन वाली मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो प्रोटॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊपर की जानब मूव करता हुआ सर्कुलर शेप में एक सर्कल को कंप्लीट करता है। When an electron enters in a perpendicular magnetic field of its motion, then direction of its motion, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरे जो कि परपेंडिकुलर हो उसकी मोशन के, तो जो उसकी मोशन जो है वो सेम नहीं रहती, वो क्या होती है? वो सर्कुलर फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? अब देखें फिगर में वो हर पॉइंट पर अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले वो जो इलेक्ट्रॉन था वो सिंपल सीधी लाइन में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा है तो अब क्या हो रहा है? वो सर्कुलर शेप में मूव कर रहा है। सर्कल में मूव करने के दौरान हर पॉइंट पर बॉडी की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। तो क्या होगा? चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, उसकी डायरेक्शन जो है वो हर मौके पर चेंज होगी। उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। When an electron enters in a magnetic field right angle to its motion, then magnitude of velocity will be। अब देखें वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। वेक्टर में दो चीज़ें, एक उसकी मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। जब भी हम सर्कल में मूव करते हैं तो सर्कल में मूव करने के दौरान बॉडी की जो डायरेक्शन है वो हर टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन जो बॉडी की जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो क्या रहती है? सेम। इसी तरह जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल को मूव करवाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, तो उसकी डायरेक्शन हर टाइम सर्कल में हर टाइम चेंज होती रहेगी, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जिस रफ्तार से वो मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो सेम रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आती। तो ये क्या आ जाएगी? अनचेंज्ड। द E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय। तो E/m का जो फार्मूला है, जब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करता है
E by m equals to V over B R. First option. When a charged particle is projected perpendicular to a uniform magnetic field, its trajectory is. जब एक चार्ज पार्टिकल को एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो क्या होता है, वो सर्कुलर शेप में बॉडी जो है, वो जो चार्जेस हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन कौन सी आएगी, आ सर्कल। अब देखें, एक जैसे MCQs है, स्टेटमेंट डिफरेंट है, आंसर उनके सेम है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आसानी से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इन E by M एक्सपेरिमेंट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड विजिबल बाय फिलिंग गैस ट्यूब विद। तो जो E by M एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो चार्जेस हम यूज़ करते हैं, वो एक तो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, उनका जो सर्कुलर पाथ होता है उसे विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में, एट वेरी लो प्रेशर। तो H2 गैस एट वेरी लो प्रेशर, उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। थर्ड ऑप्शन। द E by M ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब देखें फिर से E by M का रिलेशन, E by M का एक रिलेशन हमने देखा, वो था E by M इक्वल्स टू V ओवर बी आर। तो जो दूसरा रिलेशन है जिसमें हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी इन्वॉल्व करते हैं, उसमें आता है 2V ओवर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर। लास्ट ऑप्शन। द E by M रेशो ऑफ न्यूट्रॉन इज़ डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो E by M रेशो है न्यूट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से कितनी है। तो न्यूट्रॉन पे मैंने आपको बताया कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो E जो चार्ज को शो कर रहा है, E by M, E की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो भी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी सर्टेनली कोई एक E by M रेशो है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो है वो E by M रेशो जो है वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज ना होने का मतलब है E की जगह ज़ीरो, तो ज़ीरो बाय M जो न्यूट्रॉन का मैस है वो पुट करें, तो ये वैल्यू चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आएगी, कम आएगी, लेस देन। चार्ज टू मैस रेशो ऑफ प्रोटॉन इज़ डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से कितनी है। तो जो मैस ऑफ प्रोटॉन है वो 1840 गुना बड़ा होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर हम देखें E by M रेशो ऑफ प्रोटॉन और E by M रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें E by M में M नीचे आ रहा है, तो E by M जो प्रोटॉन वाला होगा, प्रोटॉन का मैस होता है ज़्यादा, तो नीचे वाली वैल्यू जो M की वैल्यू वो ज़्यादा होगी प्रोटॉन की। तो जब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो E by M रेशो प्रोटॉन की क्या होगी, कम आएगी। प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे जो E by M रेशो है उसमें मैसेज दोनों के डिफरेंट हैं, और जो E है, जो चार्जेस हैं, प्रोटॉन पे +1 अगर हम लिखें, इलेक्ट्रॉन पे -1 अगर हम लिखें, सिंपली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ऊपर अगर 1 वैल्यू हम यूज़ करें, नीचे मैस में क्या है, एक तरफ प्रोटॉन का मैस, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का मैस। प्रोटॉन का मास जो है वो 1840 गुना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो जो प्रोटॉन के मास की E by M रेशो आएगी उसका आंसर छोटा आएगा एज़ कम्पेयर टू E by M रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस थोड़ा था, इलेक्ट्रॉन का मैस थोड़ा है तो उसकी E by M रेशो क्या आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो E by M रेशो ऑफ प्रोटॉन इज़ लेस दैन E by M रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मैस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उसकी जो E by M है, जो नीचे M है, M की वैल्यू ज़्यादा, तो E वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इन वेलोसिटी सेलेक्टर्स में अ चार्ज पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड, वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सीधा मूव करता रहेगा इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ इक्वल टू। तो वेलोसिटी सेलेक्टर में हम ये कंडीशन लगाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है उनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल कर दें। तो जब वो वैल्यूज़ आपस में हम इक्वल करते हैं तो F इक्वल्स टू Q इंटू E, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला, और दूसरा मैग्नेटिक वाले का F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। जब इन दोनों को इक्वल करते हैं तो इक्वल करने से Q E इक्वल आ जाएगा Q इंटू V क्रॉस B के इक्वल, Q आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू V इंटू B। यहाँ से V को सेपरेट करें, जो वेलोसिटी है ये इक्वल आ जाती है E ओवर B के। थर्ड ऑप्शन। Which one of the following field is suitable choice for circular trajectory of a charge
पार्टिकल। अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर शेप में मूव करवाना है तो उसके लिए हम कौन सी फील्ड यूज़ करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो अगर सीधी लाइन में मूव कर रहा है थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, किसी भी स्पेस के रीजन में से, देन अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो स्पेस में से बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है तो उस वक्त क्या होगा? नो मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। तो ये अपनी जगह पे ठीक है, वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर वो होती तो चार्ज ने क्या होना था? वो सर्कुलर शेप में मूव करना शुरू कर देना था। इसके अलावा देखें, मैग्नेटिक फील्ड इज़ पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द चार्ज पार्टिकल। इसमें अगर देखें, पैरेलल वाले का मतलब होता है कि जिस सिमत में चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन है, तो दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो। और एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, चार्ज उसके अपोजिट जा रहा हो साउथ से नॉर्थ की जानब, वहाँ पर एंगल कितना बनता है? 180। अगर हम देखें फोर्स का फार्मूला होता है F=q_v_b साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा की 0 पे वैल्यू और 180 पे वैल्यू दोनों ज़ीरो होती हैं। तो जब साइन की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? ज़ीरो। तो ज़ीरो वाले केस में क्या होगा? पैरेलल। 180 वाले केस में क्या होगा? एंटी पैरेलल। दोनों केसेस में फोर्स क्या आ जाती है? ज़ीरो रिजल्टेंट फोर्स। यानी या तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो भी करेक्ट है, या पार्टिकल पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब भी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होती है? ज़ीरो। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। अ चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड स्टेशनरी इन अ रीजन। एक चार्ज क्यू है, उसे हमने एक जगह पर रोक के रखा हुआ है, वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। द चार्ज विल एक्सपीरियंस। तो चार्ज जो है, अब देखें चार्ज हमने सिर्फ रोक के रखा हुआ है, एक जगह पे स्टेशनरी है, तो ये केस आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तब अप्लाई होती है चार्ज के ऊपर अगर उसका फार्मूला देखें F=q/v। v जो है ये वेलोसिटी है। जब चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स बैरूनी अप्लाई हो सकती है। जब वो अपनी जगह रुका हुआ है, स्टेशनरी है, उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती। उस वक्त v जो है वो ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू द। जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फार्मूला होता है F=q/v। तो v/b से क्या मुराद है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हमें डायरेक्शन उसकी मिल रही होती है। तो वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के परपेंडिकुलर हमें मैग्नेटिक फोर्स उसकी चार्ज के ऊपर फील होती है। The unit of E is Newton per coulomb and that of B is Newton per ampere per meter. Then the unit of E over B is, E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, B जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो E ओवर B का हमने यूनिट बताना है, तो E ओवर B को अगर हम लिखें तो E का यूनिट भी दिया गया है, B का यूनिट भी दिया गया है। न्यूटन न्यूटन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। A को ऊपर ले जाएं, C को नीचे ले आएँ तो A ओवर C, और मीटर को भी ऊपर ले जाएँ तो AM ओवर C हो जाएगा। यहाँ से अगर आप करंट को देखें तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और करंट का फार्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम या कूलम ओवर सेकंड, उसका यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, एम्पेयर की जगह कूलम ओवर सेकंड को पुट करें, बाकी जो है मीटर और कूलम को वैसे का वैसे रहने दें, तो कूलम और कूलम आपस में कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा मीटर ओवर सेकंड या ms-1। तो थर्ड ऑप्शन ms-1 करेक्ट ऑप्शन है। वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ये मैंने आपको पहले बताया है कि उसके ऊपर कोई भी वर्क डन जो है वो नहीं होता। वो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करती, तो वर्क क्या आ जाता है? ज़ीरो के इक्वल। अ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल सो एज टू चेंज इट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है, इसके अलावा उसमें कोई भी मज़ीद चेंजिंग नहीं आती चार्ज के ऊपर। अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर है, इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। तो इसमें देखें ½ mv, m जो है ये मैस है, v जो है ये वेलोसिटी है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है, सिर्फ जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, रिमेन्स
कांस्टेंट। अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस इज़, ग्राफ प्लॉटिंग के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो होती है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हम बेसिकली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हें ही हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स। द वैल्यू ऑफ E/m इज़ स्मॉलेस्ट फॉर, E/m की वैल्यू कम से कम किसके लिए होती है, ये हमने कुछ देर पहले एक MCQ यूज़ किया है, वो किसके लिए होती है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की E/m जो है वो स्मॉलेस्ट होती है बाकी ऑप्शंस के लिहाज से। सेकंड ऑप्शन। द इलेक्ट्रॉन गन इन CRO कंसिस्ट ऑफ, अब जो इलेक्ट्रॉन गन है वो बेसिकली होती है, ग्रिड भी उसमें शामिल है, फिलामेंट भी उसमें शामिल है, इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, कैथोड भी उसमें शामिल होता है। तो आएगा ऑल ऑफ दीज। इसका काम यह होता है कि इसने फिलामेंट को हीट अप करते हुए उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो लास्ट ऑप्शन। द ग्रिड इन CRO, अब जो ग्रिड होती है CRO में, इसका काम होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन गन में से निकलने उनको भी कंट्रोल करना, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे स्क्रीन के ऊपर जाकर टकराएंगे उनकी ब्राइटनेस को भी ये कंट्रोल करती है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे स्क्रीन को जाके वो टकराते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराते हैं उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो होती है। तो दो काम है, एक तो कंट्रोल्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और दूसरा इनडायरेक्टली ये ब्राइटनेस को भी स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करती है ग्रिड। बोथ ए एंड बी। द फंक्शन ऑफ 3 एनोड्स इन अ CRO इज़, अब जो 3 एनोड्स यूज़ किए जाते हैं A1, A2, A3, उनका काम ये होता है टू फोकस द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को फोकस भी करना यानी उन्हें एक लाइन में आगे लेके जाना, और दूसरा एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी रफ्तार को बढ़ाना भी। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू एक्सेलरेट एंड फोकस दी इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन। इन CRO में द एक्स प्लेट डिफ्लेक्ट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन स्क्रीन, अब जो एक्स प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, हॉरिजेंटली इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करती हैं। तो हॉरिजेंटली भी आएगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो हमारी कौन सी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, बोथ A एंड C। द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट ऑन CRO स्क्रीन इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो ब्राइटनेस का मैंने आपको बताया वो किसकी वजह से होती है, ग्रिड की वजह से। ग्रिड में जितने ग्रिड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतने ही ज़्यादा वो जाके स्क्रीन के ऊपर टकराते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर टकराने से ब्राइटनेस आती है, तो ये किसकी वजह से होता है, ग्रिड की वजह से। ग्रिड से हम उनको कंट्रोल करते हैं ब्राइटनेस को। इन CRO में द ग्रिड इज़ एट डैश पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ग्रिड को हम कौन सा पोटेंशियल देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। इन CRO व्हेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स ऑन द स्क्रीन, जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है स्क्रीन पर टकराती है, इट मेक्स अ विजिबल स्पॉट, तो स्क्रीन के ऊपर एक विजिबल स्पॉट मिलता है, ब्राइटनेस मिलती है, बिकॉज द स्क्रीन इज़, और वो जो स्क्रीन है वो एक फ्लोरिसेंट मटेरियल की बनी होती है। तो प्रोसेस कौन सा आएगा, फ्लोरिसेंट। इन CRO में व्हेन कैथोड इज़ हीटेड विद अ फिलामेंट बाय अ फिलामेंट इट एमिट्स, जब भी आप कैथोड को हीट अप करते हैं फिलामेंट को यूज़ करते हुए, तो कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आगे यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन। द वेव फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय स्वीप और टाइम बेस जनरेटर इन CRO, तो टाइम बेस जनरेटर की जो वेव फॉर्म हम यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, सॉ टूथ वेव फॉर्म या सॉ टूथ वोल्टेज, थर्ड ऑप्शन। इन CRO बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ फोकस्ड बाय, CRO में इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने के लिए और उनकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनोड्स, 3 एनोड्स को यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 उसके पार्ट 1 में आपको 105 MCQs डिटेल से आपको समझाए हैं जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में आए हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। पार्ट 2 में जो टॉपिक्स इस चैप्टर के रहते हैं उनके भी टॉपिक वाइज प्रीवियस बोर्ड MCQs जो हैं वो बनाकर डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।